लास्ट क्वेश्चन मतलब ग्रिड वाला क्या? हाँ सर, वो ग्रिड वाला। ग्रिड वाला, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आते हैं? 70। हाँ वही वाला ना, वही तो चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें कितनी वर्टिकल लाइंस थी जो ग्रिड हमने बनाई थी? कुछ तो भी कितनी थी बताओ रे। वर्टिकल 6। 6 है क्या वर्टिकल? वर्टिकल 7 है। दो। हॉरिजॉन्टल 7 थी सर। अच्छा हॉरिजॉन्टल 7, ठीक है। 3 4 5 6। ठीक है, अब इक्वल स्पेस मान लेना इनके बीच में, भले ये बड़ा लग रहा है लेकिन इक्वली स्पेस है सारी लाइन, दो दो में। फिर उसके बाद ये 2 3 8, ये वो ग्रिड थी। ठीक है, तो हमें अगर यस। कोई भी रेक्टेंगल चाहिए होगा तो क्या करते हैं हम, पहले पार्ट का आंसर जब निकालने जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, किसी भी रेक्टेंगल के लिए हमें 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है। तो हमारे पास वर्टिकल लाइन 6 है, हॉरिजॉन्टल लाइन 7 है। तो 2 वर्टिकल लाइंस की जरूरत है, तो 6 में से 2 लाइंस हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है? 2। तो 7 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो इसमें टोटल पॉसिबल रेक्टेंगल्स कितने आ जाएंगे? इतने। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के बारे में हो गया। अब यस सर। स्क्वायर के बारे में ये देख लो। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल तो चाहिए, लेकिन वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो इनके बीच का, 2 कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का, कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। और हमें 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ का स्क्वायर चाहिए। 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ का स्क्वायर चाहिए, तो हमें ऐसी 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। तभी हमें वो स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब पेयर यस सर। वाइज देखना होता है। पेयर वाइज देखना होता है, तो ऐसी वर्टिकल लाइंस की पेयर लेनी होती है जिनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है। तो एक देखो, एक वाली ये वाली पेयर आएगी एक, फिर दूसरी ये पेयर आएगी, तीसरी ये पेयर आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये फोर्थ पेयर एंड ये फिफ्थ पेयर। ऐसे वर्टिकल के कितने पेयर से? 5। हॉरिजॉन्टल के बारे में देखते हैं। 1 सेंटीमीटर जिनके बीच का गैप है, एक पेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल के 6 पेयर्स एंड वर्टिकल के 5 पेयर्स। तो एक स्क्वायर के लिए वर्टिकल की एक पेयर एंड हॉरिजॉन्टल की एक पेयर चाहिए। तो हमारे पास वर्टिकल कितने हैं? 5। तो 5 में से एक पेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी वर्टिकल लाइंस की। एंड हॉरिजॉन्टल है 6, तो 6 में से एक पेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इतने जो स्क्वायर्स आएंगे उनके बीच का मतलब उनकी साइड लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दो दो के गैप की बात करेंगे, जिन ऐसे स्क्वायर्स जिनकी साइड लेंथ कितनी है? 2, उनकी हम बात करते हैं। तो जिनके बीच का गैप 2 सेंटीमीटर है वो देख लो। तो एक तो ये वाली पेयर आ जाएगी, है ना, वर्टिकल लाइंस की पेयर जिनके बीच का गैप 2 सेंटीमीटर है, एक पेयर, 2 3 4। तो 4 ही पेयर आ रही है किसकी? वर्टिकल की। हॉरिजॉन्टल की एक ये वाली, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी एंड ये पांचवी। तो 5 पेयर्स आ रही है। तो हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे? पहले तो इनका प्रोडक्ट 5 इंटू 6। फिर उसके बाद वर्टिकल के 4 पेयर से तो उसमें से एक पेयर चाहिए होगी, एंड हॉरिजॉन्टल के 5 पेयर से तो उसमें से एक पेयर चाहिए होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 5। तो एक पैटर्न यहाँ पे देख लो। एक बार हमने 1 साइड लेंथ, 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड लेंथ है, उन स्क्वायर का नंबर निकाल लिया। तो फिर हम 2 वाला 3 वाला इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। इसमें एक एक कम करते जाना है, जैसे 5 इंटू 6। फिर अगला क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5। इसके बाद जिसकी साइड लेंथ 3 यूनिट्स है वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4। ऐसे जिसकी 4 है वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3। और जिसकी साइड लेंथ 5 है वो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2। क्लियर? क्लियर है क्या बताओ? यस सर। यस अब एक बार ये मिल सर। गया तो फिर पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। कहाँ बार बार कितने वर्टिकल के पेयर्स आएंगे जिनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर,
हॉरिजॉन्टल का 4, ऐसे नहीं। अब तो पैटर्न मिल गया। ये जो स्क्वायर्स है इनकी साइड लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये भी जो स्क्वायर्स आएंगे यहाँ से इनकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये जो आएंगे इनकी साइड लेंथ 3। ये जो है इनकी 4 और इनकी है 5। फिर उसके बाद हमें थर्ड में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड लेंथ इज ऑड। तो हमें कौन सा लेना है, ये पहला, तीसरा और ये पांचवा, इनकी साइड लेंथ ऑड रहेगी। फिर उसके बाद सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स पूछा गया, तो 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ के इतने स्क्वायर से, तो उनका एरिया कितना आ जाएगा 30 इंटू 1 स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 साइड लेंथ के इतने स्क्वायर से, तो उनका एरिया 20 इंटू 2 स्क्वायर। फिर 3 वाले इतने हैं, तो इनका कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही 6 इंटू 4 स्क्वायर एंड 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, यस सर। तो इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट में हमने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, वो फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 6 क्योंकि फीट टू बेटा 7 दो फीट का। वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन से एक रेक्टेंगल मिलता है, उसकी वजह से। कल हमने दो स्क्वायर की जगह दो सर्कल का कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे थे ना। दो सर्कल की Yes, अगर हम sir. बात करते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते हैं, दो, अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट है तो 5 सर्कल्स थे शायद, तो 5 में से 2 सर्कल सेलेक्ट किए थे और 2 सर्कल्स के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सर्कल से इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे थे। लाइन की जब बात कर रहे थे तो 4 लाइंस थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें 2 लाइंस की जरूरत है, तो 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहे थे, तो इनके बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, 1। तो लाइन से हमें इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। एंड एक लाइन एंड एक सर्कल की बात कर रहे थे, तो एक लाइन एक सर्कल, ठीक है, तो इनके बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ही रेक्टेंगल आएगा, तो इसकी वजह से 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। क्लियर है अब ये? किसी को कोई डाउट इसमें अब? नो सर, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ज्योमेट्री का चल ही रहा है तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ज्योमेट्री का। लिखो, in a n-sided regular polygon find first part, find फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ लाइंस formed by using their vertices, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, फिर थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed by using their vertices, फोर्थ में नंबर ऑफ
triangles formed by using their vertices such that, देखो इसके आगे such that one side, exactly one side, such that exactly one side of the triangle, such that exactly one side of the triangle coincides with the side of polygon, exactly one side coincides with the side of polygon. फिफ्थ में पूरा सेम है, ये फोर्थ में जो है बस वहां पे exactly वन की जगह पे exactly टू कर लेना. Number of triangles formed by using their vertices such that exactly two sides of the triangle coincides with the side of polygon. फिफ्थ में सिक्स्थ में लिखो, यही पूरा है और उसमें no side coincides with the no side of the triangle coincides with the side of polygon. No. फोर्थ में है exactly one side coincide होनी चाहिए, फिफ्थ में exactly two sides and थर्ड में no side coincides with the side of triangle. सेवेंथ में number of quadrilaterals formed by using their vertices, number of quadrilaterals formed by using their vertices. Number of quadrilaterals formed by using their vertices. And eighth में number of point of intersection of diagonals, number of point of intersections of diagonals which lies inside the polygon, तो ये 8 पार्ट है इसके. कोई पार्ट रिपीट करना है क्या फिर से जो लिख नहीं पाए हो? सर सिक्स्थ में number of triangles formed by using their vertices such that no side of the triangle coincides with the side of polygon. No side of triangle coincides with the side of polygon. And seventh में है number of quadrilaterals formed by using their vertices. Number of quadrilaterals formed by using their vertices.
सोचो अब थोड़ा सा, हमें कितने सा वर्टाइसेस की जरूरत है, किसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ पहले का तो चलो सभी लोगों का आ ही रहा है, सही, कोई दिक्कत नहीं। पहले सोचना होता है क्या क्या हमें करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली बाद में जाके सिलेक्शन और ये सब करना है, ठीक है। ठीक है, पहले का कितने लोगों का आ गया आंसर? पहला बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। हमें तो नंबर ऑफ लाइंस की बात करनी है, एक लाइन के लिए कितने वर्टाइसेस की जरूरत है, मतलब कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2। और वहां पे हमारे पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल है? n। n हमारे पास टोटल n पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। डैश डैश डैश, अभी n तक कहाँ लिखेंगे, फाइनली जाके ये an वर्टाइसेस को नाम दे देते a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे an तक। अब ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ साइड्स फॉर्म बाय यूजिंग देयर वर्टाइसेस। तो एक साइड मतलब नंबर ऑफ लाइंस, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स है, n। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आ जाएगी, nc2 है नहीं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी nc2। सेकेंड, सेकेंड का कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही। n/2 हाँ n/2 थोड़ी रहे बेटा, नहीं, ये ऐश का सही आया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बातें हो रही, ध्यान रखना, डायगोनल भी एक साइड ही है या एक लाइन ही है, डायगोनल भी एक लाइन ही है, उसके लिए 2 वर्टाइसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम ये nc2 करेंगे, nc2 करेंगे, हाँ सही है, nc2 माइनस n, nc2 माइनस n आंसर है इसका। यहाँ पे देख लो कैसे, अभी हमने क्या कर लिया, पहले तो टोटल कितनी लाइंस बनती है वो निकाल लिया इनके वर्टाइसेस से, ठीक है। अब जो हमने nc2 लिखा है, इसमें साइड्स ऑफ पॉलीगन भी इंक्लूड हो ही रहा होगा, पॉलीगन के जो साइड्स है वो भी इंक्लूड हो रहे होंगे ना। मतलब किसी भी 2 वर्टाइसेस की हेल्प के हम अगर लाइन बनाने जाएंगे, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी आ ही रही होगी कि a1 a2 के हेल्प से एक लाइन बन जाए, a2 a3 के हेल्प से एक लाइन बन जाए, a3 a4 के हेल्प से एक लाइन बन जाए, a4 a5 के हेल्प से एक लाइन बन जाए। लेकिन इनको तो हम डायगोनल नहीं कह सकते। हाँ, जो a1 a3 के हेल्प से बनेगा उसको डायगोनल कह सकते हैं, a1 a4 के हेल्प से बनेगा उसको डायगोनल कह सकते हैं, इन सबको डायगोनल कह सकते हैं। लेकिन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस से जो बनेगा वो तो फिर साइड ऑफ पॉलीगन हो जाएगा, वो तो डायगोनल नहीं कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमने nc2 लिखा है, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, n, n इसमें से n माइनस करना पड़ेगा ना। ऐसी लाइंस जो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस से बनी है उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमें क्या दे देगा, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। क्लियर है क्या, बताओ ये सेकेंड। वहां पे क्या हो रहा था, हमने nc2 तो चलो लिख दिया, डायगोनल एक साइड थी तो उसके लिए 2 वर्टाइसेस की जरूरत है, एक लाइन थी तो 2 वर्टाइसेस की जरूरत है। तो हमने nc2 तरीके से वो वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लिए, तो इतनी हमें लाइंस मिलने वाली है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस से लाइंस हमें मिलेगी वो तो डायगोनल नहीं कहलाई जाएगी, इसके अलावा बाकी सारी डायगोनल्स होगी यहाँ पे।
तो इसकी वजह से कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस से कितनी लाइंस मिलती है? n, a1 a2 a2 a3 a3 a4, तो n ऐसी लाइंस मिलती है जो क्या हो जाएगी, डायगोनल ये पॉलीगॉन के साइड के साथ ही कोइंसाइड हो जाएगी। तो इसकी वजह से उस n को हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये बचा हुआ क्या रहेगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स। सेकेंड में किसी को कोई डाउट? अब क्लियर है ओजस? Yes, sir. पहले देख लो वो क्या था, लाइन था, दो वर्टाइसेस की जरूरत, डायगोनल एक लाइन ही है, दो वर्टाइसेस की जरूरत तो पड़ेगी। जब हम NC2 करेंगे उसमें क्या एक गलती हो जाएगी, NC2 का मतलब A1 A2 से बनने वाली लाइन भी इसमें आ रही है, A2 A3 से बनने वाली लाइन भी इसमें आ रही है, लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, तो उनका नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से n माइनस करना पड़ेगा। थर्ड, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3, एक ट्राइंगल के लिए 3 वर्टाइसेस की जरूरत होती है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? NC3। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये मेन है, ये तो कोई भी निकाल लेता है NC3, बाकी के पार्ट्स का आंसर बताओ। फोर्थ का n माइनस, नहीं 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 अनुष्का, NC2 कैसे? नहीं, बड़े थोड़ा सोचो सोचो सोचो। हाँ सही है अभिषेक। ठीक है चलो देखो यहाँ पे, नहीं हर्षिता, देखो फोर्थ, उसमें हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए, इसमें एग्जैक्टली वन साइड ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ पॉलीगन, ये बोला गया है। हमें इतना तो पता है कि एक ट्राइंगल अगर बनाना है तो 3 वर्टाइसिस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें एक और रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई है कि उस ट्राइंगल की जो एक साइड है वो साइड ऑफ पॉलीगन के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। तो हम एक किसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, इसमें मान लो इस साइड को लेके चलते कि ये साइड है ट्राइंगल की जो कि पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड हो रही है कि नहीं? अब उसके बाद एग्जैक्टली वन साइड कोइंसाइड होनी चाहिए, तो तुम बताओ अगर हम A1 A2 को सेलेक्ट करके चल रहे हैं तो क्या इसके साथ दो वर्टाइसेस तो सेलेक्ट हो गए हमारे, अब A1 एंड A2, तो क्या इसके साथ A3 ले सकते हैं क्या? बोलो। नो सर। ट्राइंगल बनाना है तो 3 वर्टाइसेस की जरूरत है ना, तो हमने 2 वर्टाइसेस इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए, वहां से जो ट्राइंगल की साइड बनेगी वो पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड हो जाए, तो हमने A1 A2 ले लिया। अब उसके साथ A3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर A3 ले लेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 साइड कोइंसाइड हो जाएगी। हम AN नहीं ले सकते हैं, तो उसमें भी कितनी साइड्स कोइंसाइड हो जाएगी, 2 साइड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को छोड़ के
बाकी बचे हुए वर्टाइसेस में से तीसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। बोलो अब ये Yes, sir. बताओ बाकी कितने वर्टाइसेस बचे हैं, बाकी कितने वर्टाइसेस बचे हैं? n-4 n-4 तो n-4 वर्टाइसेस में से हमें कितने वर्टाइस चाहिए वर्टेक्स? एक, क्योंकि One. दो ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही लिए ना हमने। एक साइड हमें कोइंसाइड करवानी थी तो दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस हमें लेने पड़ेंगे। तो वहां से ट्रायंगल की एक हमें साइड मिलेगी जो कि पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड हो रही है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए और एक वर्टेक्स चाहिए। अब वो A3 नहीं हो सकता है, AN नहीं हो सकता है, बाकी बचे हुए में से कोई भी एक वर्टेक्स हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने अब n-4, उसमें से कितने चाहिए? एक। अब ये तो पॉसिबिलिटी किसके लिए आई? A1 एंड A2 को जब लेके चल रहे थे तब। ऐसे ही A2 एंड A3 को लेके चलेंगे तब भी क्या आ जाएगा? n-4 C1। A3 A4 को लेके चलेंगे तब भी क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। इसका मतलब n-4 C1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स। n n टाइम्स आ जाएगा तो इंटू में n करना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये n-4 C1 एक केस के रिस्पेक्ट में देख लिया, A1 A2 के रिस्पेक्ट में देख लिया। अब ऐसे कितने बनने वाले हैं? n। तो इसको n से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे पॉसिबल केसेस आने चाहिए ना। तो इसका जो आंसर रहेगा n इंटू n-4। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। n वर्टाइसेस तो है ना, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि ट्रायंगल की जो एक साइड है पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। तो हमें पहले उसके बारे में सोचना है, पहले हमें उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो वो सोच लिया हमने। तो एक केस को हम अभी लेके चल रहे हैं, तो उस एक केस के रिस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे और फिर जितने केसेस पॉसिबल होते हैं उतने केसेस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस आंसर को। तो हम अभी A1 A2 को लेके चल रहे हैं, तो A1 A2 को ले लिया। तो देखो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ट्रायंगल की एक साइड कोइंसाइड हो रही है पॉलीगन के एक साइड के साथ। अब हमें तीसरा वर्टेक्स तो चाहिए होगा ट्रायंगल बनाना है तो। अब उसके लिए ना तो हम A3 ले सकते हैं ना AN ले सकते हैं, ये दो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बाद में ये दोनों भी नहीं ले सकते, तो बचे कितने हैं? n-4। उसमें से एक वर्टेक्स चाहिए हमें, तो n-4 C1। और ऐसे कितने केसेस बनते हैं? n, तो इंटू n। ठीक है, क्लियर है ये अनुष्का? यस सर। हाँ। फिर उसके बाद फिफ्थ में भी देखो दो कंसेक्यूटिव, मतलब ये चाहिए हमें क्या? दो साइड कोइंसाइड होनी चाहिए। टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ पॉलीगन। तो उसके लिए देखो हमें कैसे वर्टाइसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे? तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लेने पड़ेंगे। बोलो। Yes, sir. दो साइड कोइंसाइड होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये देखो हमें तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लेने पड़ेंगे, जैसे A1 A2 A3। तो यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी दो साइड्स देखो पॉलीगन के साइड्स के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। फिर A2 A3 A4 दो साइड्स उसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं? तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के n N बनते हैं। मतलब ये A1 A2 A3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? A2 A3 A4, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। फाइनली क्या आ जाएगा? AN A1 A2। तो A1 से लेके AN तक, मतलब टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? n। तो इसकी वजह से जो फिफ्थ वाले का आंसर है वो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा फिफ्थ का आंसर। क्योंकि हमें इसमें तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस चाहिए होंगे, तब जाके वो ऐसा ट्रायंगल मिलेगा वहां से हमें जिसके दो साइड्स पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड हो रहे होंगे। क्लियर हो रहा है ये? बोलो। sir. हाँ बोलो। सर इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम? इसको इस n को जैसे पहले को लिखा था।
अब इसमें रेस्ट्रिक्शन को भी हमें ध्यान रखना है बेटा, दो साइड कोइंसाइड तो करवानी पड़ेगी, भले ही हमें 3 वर्टाइसेस चाहिए लेकिन रैंडमली कोई भी 3 वर्टाइसेस सब नहीं ले सकते यहाँ पे, हमें ऐसे वर्टाइसेस ही लेने पड़ेंगे जिससे क्या हो रहा होगा, ट्रायंगल के दो साइड्स पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड हो रहे होंगे। तो वो डायग्राम को देख के हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से 3 वर्टाइसेस ले, तो वो 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लेने पड़ेंगे हमें। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, तो n केसेस बनेंगे, तो ऐसे n ट्रायंगल्स आएंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अब उसके बाद 6th वाले का आंसर कौन बताएगा? बहुत आसान है वो तो, एक बार हमें ये मिल गया, ये मिल गया, तो अब क्या करना है 6th में, नो साइड कोइंसाइड्स विद द नो साइड ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ पॉलीगन है। तो जो 4th वाला आंसर है उसमें से 5th वाला आंसर, सॉरी एक मिनट, कौन सा आंसर, जो 3rd वाला आंसर है उसमें से 4th वाला एंड 5th वाला माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है NC3 मतलब इसमें ऐसे ट्रायंगल्स प्रेजेंट है जिसमें एक साइड कोइंसाइड हो रही है, दो साइड्स कोइंसाइड हो रही है और कोई भी साइड कोइंसाइड नहीं हो रही है, तो ऐसे तीनों केसेस इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर हम एक साइड कोइंसाइड हो रही है उससे आने वाला आंसर एंड दो साइड्स कोइंसाइड हो रही है उससे आने वाला आंसर अगर माइनस कर देंगे तो बचता क्या है, नो साइड कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स NC4, आसान है बहुत, NC4। 8th वाला बताओ, अब 8th वाले को समझो, बताओ, थोड़ा अलग है वो। ये जो 7 पार्ट का आंसर यहाँ पे लिखा है या जो मैंने समझाया उसमें किसी को कोई डाउट? सभी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। हिमांशु, मल्हार, पवन, समीक्षा, Yes, हाँ sir. बोलो तनिषा। अथर्व, आशीष, Yes, sir. उसमें क्या है क्वेश्चन, तो एक बार देखो वहां पे क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और उन डायगोनल्स का हमें नंबर ऑफ, जितने जगह पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे उनके, उनका नंबर बताना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो पॉइंट है पॉलीगन के अंदर लाई करना चाहिए।
इसमें थोड़ी अलग ही है सोच। हाँ नहीं कौशल, NC4 ही इसका आंसर है। अब कैसे है बताओ, NC4 ही है आंसर, इसका आंसर भी NC4 है। अंदर जितने क्वाड्रिलेटरल्स उतने उनके वर्टाइस। अबे वर्टाइसेस की बातें नहीं हो रही, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो एक बार। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नंबर चाहिए, और ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नंबर चाहिए जो पॉलीगन के अंदर में लाई कर रहे हैं। अबे कुछ भी रीजन मत बको बे, देयर आर टोटल n वर्टेक्स फ्रॉम इट। तो NC4 को देख के बोल रहा है ना तू, तो ये 9 में से 4 सेलेक्ट करने क्यों करने हैं, 4 ही वो मैं पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि थ्री थ्री सिलेक्ट करने से तो होगा नहीं, और उसके नीचे मतलब मिनिमम 4 तो चाहिए ना सर। इसलिए चाहिए मिनिमम 4। सर 4 पॉइंट्स हो गए, तो उससे जो डायगोनल होगा सर, तो वो डायगोनल के मतलब 2 पॉइंट्स हो गए, उससे वो एक लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी देखो चलो, डायगोनल की। दो इंटरसेक्टिंग डायगोनल अगर हमें चाहिए होंगे, दो इंटरसेक्टिंग डायगोनल, तो हमें मिनिमम 4 वर्टाइसेस तो चाहिए होते हैं वहां पे, देख लेना। मान लो अगर हमें दो इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स की बात करनी है, तो मान लो हमने अगर ये 3 पॉइंट्स ही कंसीडर किए, या तो 2 ही पॉइंट कंसीडर किए A1 एंड A2, वहां से तो कोई डायगोनल नहीं मिल पाएगा। अगर हमने 3 डायगोनल, 3 वही सेलेक्ट किए वर्टाइसेस A1 A2 A3, तो उनसे ये वाला एक डायगोनल मिलेगा। लेकिन इसमें इंटरसेक्टिंग दूसरा डायगोनल तो मिल ही नहीं पाएगा इसके साथ दिखाने के लिए। तो इसके लिए ये देखो, अब अगर हम 4 वर्टाइसेस सेलेक्ट करते हैं, तो 4 वर्टाइसेस सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें डायगोनल्स देखो कितने आते हैं। एक तो ये वाला डायगोनल आएगा, एक ये वाला डायगोनल आएगा, एंड एक ये वाला डायगोनल आएगा, ये भी डायगोनल ही है। लेकिन इसमें से ये बताओ कितने डायगोनल से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉलीगन के अंदर में लाई कर रहा है। 1 यही वो 2 डायगोनल। पॉसिबिलिटी है। ये इन दोनों डायगोनल्स की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों डायगोनल है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A4 है, लेकिन वो पॉलीगन के ऊपर लाई कर रहा है। इन दोनों डायगोनल्स की बात करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A1 है, लेकिन वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉलीगन के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन हम इन दो डायगोनल्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई कर रहा है, अंदर। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी 4 कंसेक्यूटिव या 4 पॉइंट्स को लेके चलते हैं, 4 पॉइंट्स को लेके चलते हैं, तो वहां से हमें कुछ डायगोनल्स मिलेंगे, ठीक है। उनमें से बस 2 ही डायगोनल ऐसे होंगे जो पॉलीगन के अंदर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मतलब वहां से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलने वाले हैं, एक। क्या ये क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? यस सर। कोई भी 4 ले लो तुम, कंसेक्यूटिव मत लो, कोई भी 4 ले लो चाहिए तो। मान लो किसी को ये लेना है A1 A3 A5 A6, ऐसा कुछ कंसिडर करना है तो ले लो। तो इसमें से देखो ये दोनों डायगोनल्स ही है, एक तरीके से ये दोनों डायगोनल्स है, ये भी एक डायगोनल ही है, एंड ये भी एक डायगोनल है।
तो ये देख लो, ये दोनों डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉलीगन के ऊपर, ये दोनों डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉलीगन के ऊपर, ये तीन डायगोनल्स यहाँ पे A1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये तीन डायगोनल्स A3 पे, और ये जो दो डायगोनल्स है वो पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब 4 पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है जो कि पॉलीगन के अंदर में आ रहा है कि नहीं? कोई भी 4 पॉइंट ले लो तुम, कोई भी 4 वर्टाइसेस, उनके रिस्पेक्ट में हमें एक ही ऐसा डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है जो पॉलीगन के अंदर है, तो इसकी वजह से इसका आंसर है NC4। क्लियर? यस सर। और बाकी के अगर हम कंसीडर करते तो पॉलीगन के ऊपर ही लाई कर रहे, तो वो तो नहीं चाहिए होंगे हमें। ये 8th वाला बस थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी तो वो दिख ही जाते। 8 में बस थोड़ा अलग है सोच। तो ये क्लियर है ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, और ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से, जो साइड्स ऑफ पॉलीगन है उसको ब्लू कलर है और जो डायगोनल से उसको रेड कलर है, तो ब्लू माइनस रेड है ना, जो डायगोनल से बनते हैं ना साइड, उनको ब्लू कलर दिया जाता है और साइड्स को रेड दिया जाता है, तो उनके बीच का डिफरेंस 20 है, तो n बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरीके से ज्योमेट्री वाले ही तो क्वेश्चन है वो। अगर इनसाइड पॉलीगन मेंशन नहीं होता फिर तो दिक्कत हो जाती, बहुत बेकार आ जाता उसका आंसर, फिर वो पूछते ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है? यस एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, किसी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ सर अगर लास्ट पार्ट में इनसाइड नहीं दिया होता तो हम NC4 × 3 करते क्या? नहीं नहीं, NC4 × 3 क्यों करते? अलग अलग सर क्यों? मतलब आंसर उसका नहीं निकाल पाते, पीएन इससे तो नहीं निकाल पाते, पीएनसी के किसी रूल से और इससे। क्योंकि देख लो, अगर हम 4 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस लेके चल रहे थे तो उसमें 3 आ रहे थे पॉइंट, एक आ रहा था A1 A2 ये, फिर उसके बाद ये जब लेके चल रहे हैं तो उसमें कौन से आ रहे हैं A1 A2 A5 A6, और A1 A2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो ही चुका है, तो वो मुश्किल हो जाती है इससे निकालना। ठीक है? यस सर। एक बार देख लो ये सारे पार्ट्स, किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। थोड़ा सा आप तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते, मल्टीपल करेक्ट वाला। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिखो। इन अ पेपर ऑफ टेन multiple correct
questions in a paper of 10 multiple correct questions, और ब्रैकेट में लिख लेना having 4 options, in a paper of 10 multiple correct questions, ब्रैकेट में having 4 options, find the number of ways in which by which we can answer the questions, such that first part में no restriction, second में exactly 4 questions are correct, exactly 4 particular questions are correct. मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है, पहले उसके बारे में सोचो। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, ठीक। तो बताओ एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है। चार वेज कैसे, ऑप्शंस कितने करेक्ट है। अब वो कितने करेक्ट है, क्या मैं पहले आंसर बता दूं क्या तुम्हें कितने आंसर, हमें पहले पता नहीं है। हमारे सामने बस पेपर है, उसमें से अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसको कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है। एक ऑप्शन टिक कर सकते हो, या 2 टिक कर सकते हो, 3 टिक कर सकते हो, 4 टिक कर सकते हो, इसकी बात मैं कर रहा हूं। और फैक्टोरियल नहीं। क्या एक क्वेश्चन को 15 तरीके से आंसर किया जा सकता है क्या? देखो, यस सर। मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल करेक्ट थी, उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तुम्हें भी एक करेक्ट आंसर थोड़ी पता है अभी, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि 4 में से एक करेक्ट, तो तुम एक ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो, तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज 4C1। फिर किसी को लगता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, अब वो ए बी हो सकता है, बी सी सी डी, इस तरीके से। तो कितने तरीके से आंसर कर सकते हो उसको, 4C2 तरीके से।
अगर किसी को लगता है कि नहीं 3 हो सकते हैं तो वो 4C3 तरीके से भी उसको टिक कर सकता है, आंसर कर सकता है। एंड किसी को लगता है कि चारों के चारों करेक्ट हो सकते हैं तो 4C4 तरीके से, मतलब 15 तरीके से एक क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। बोलो। यस सर। अब 15 तरीके से आंसर किया जा सकता है, नहीं टिक ही करना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, टिक तो करना ही है, ये मान लो वहां पे, ठीक है। कंपलसरी है 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो 15 है यहाँ पे, 15 तरीके से आंसर किया जा सकता है, उसमें से करेक्ट कितने होंगे? एक ही करेक्ट होगा उसमें से, बाकी जो 14 तरीके से तुमने टिक किया होगा वो तो गलत होंगे, है कि नहीं? ये समझ पा रहे हो क्या? एक क्वेश्चन को हम 15 तरीके से आंसर कर सकते हैं, उसमें से करेक्ट तो एक ही होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। पार्शियल मार्किंग, मार्किंग की बात कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे मैं टिक करने की बातें कर रहा हूँ, आंसर करने की बातें कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन को 15 तरीके से आंसर किया जा सकता है, ठीक है। उसमें से करेक्ट तो एक ही होगा, बाकी 14 तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये हमें पता चल गया कि करेक्ट एक होगा एंड बाकी 14 तरीके से उसको रॉन्ग आंसर किया जा सकता है, ये पता चल गया। अब पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया है? नो रेस्ट्रिक्शन। हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10। टोटल क्वेश्चंस 10 है। तो पहले क्वेश्चन को हम कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 15। 15 तरीके से पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं ना आंसर। अब वो करेक्ट हो रॉन्ग हो मतलब नहीं हमें उससे, हमें तो बस टिक करना है, तो 15 तरीके से टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको 15 तरीके से टिक कर सकते हैं, इसको भी 15 तरीके से, इसको भी 15 तरीके से। इसका मतलब टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 15 की पावर 10, इतने तरीके आ जाएंगे। अगर करेक्ट बीसीडी है तो बी करेक्ट है। अबे पार्शियल को भूल जाओ ना, पार्शियल के पीछे पड़ा हुआ है तू, पार्शियल वगैरह कुछ नहीं इसमें, ठीक है। करेक्ट है तो पूरा बीसीडी अगर करेक्ट है तो वो टिक करने पे ही मार्क्स है, वो करेक्ट माना जाएगा फाइनल, ये समझो तुम। तो ये क्लियर है पहला। 10 क्वेश्चंस को टोटल कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है? 15 की पावर 10। सर हाँ सर वो आप वो पहले -1 करने का बता रहे तो फिर से बता सकते हो? इसका -1 करने का बता रहा था। सर वो टोटल मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज 15 है तो उसमें से सिर्फ एक ही होगा तो अरे करेक्ट एक होगा ना रे, एक क्वेश्चन को तुम 15 तरीके से आंसर कर सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन का एक ही तरीका करेक्ट होगा आंसर करने का, बाकी 14 तरीके तो गलत होंगे, वो मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। लेकिन आंसर करने के टोटल तरीके तो 15 है, तो पहले क्वेश्चन को हम 15 तरीके से आंसर कर सकते हैं, दूसरे को भी 15, ऐसे ही 10th क्वेश्चन को भी 15 तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके आ जाएंगे? 15 की पावर 10। यस सर। तो यहाँ पे बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 15 की पावर 10 डिस्टिंक्ट आंसर कीज हमें मिल सकती है? यस आंसर शीट, आंसर शीट, आंसर कीज ने आंसर शीट, मान लो बच्चों को आंसर शीट बांट दी गई, तो डिस्टिंक्ट कितनी मिल सकती है? 15 की पावर 10। बोलो। यस सर। अगला बताओ जिसमें एग्जैक्टली 4 करेक्ट है, एग्जैक्टली 4 करेक्ट है। हाँ सही है अभिषेक।
ये तो पहले क्लियर हो रहा है कि ये बताओ, ये जो पहला है टोटल कितने तरीके से। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो तुम खुद देख लो। यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड सेकेंड में यूज नहीं है, लेकिन थर्ड में पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब वो फिक्स 4 क्वेश्चंस होंगे, वो फिक्स्ड होंगे 4 क्वेश्चंस, वही 4 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, बाकी के रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन मतलब वो कोई भी 4 हो सकते हैं। तो सेकेंड में देख लो, एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस हमें करेक्ट चाहिए, और हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 10। तो पहले उन 10 में से 4 क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 में से जो 4 क्वेश्चंस करेक्ट है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को हम कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, एक तरीके से, मतलब 1 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट है एंड करेक्ट आंसर करने के तरीका एक ही है। तो 10 में से 4 क्वेश्चंस करेक्ट है, उनको पहले सेलेक्ट कर लिया एंड उनको आंसर कर दिया हमने। बचे कितने क्वेश्चंस, 6। अब वो 6 के 6 गलत होने चाहिए, तो उनको हम कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, 14 तरीके से। तो 14 की पावर 6 आ जाएगा, बोलो। नहीं हो पा रहा है क्या ये क्लियर? तो पहले तो हमने टोटल एक क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके निकाल लिए 15, उसमें से एक तरीका करेक्ट, बाकी 14 तरीके गलत। अभी पहले पार्ट में तो नो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं या 10 के 10 रॉन्ग हो सकते हैं, नो करेक्ट एक रॉन्ग, सब पॉसिबिलिटीज इसमें है, नो रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले को आंसर 15 तरीके से, इसको 15 तरीके से, इसको 15 तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 15 की पावर 10 आंसर करने के तरीके ये, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में बोला गया है एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन ही करेक्ट है। अब वो 4 क्वेश्चंस हमें पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो 10 में से पहले वो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। उनको हम कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, एक, मतलब वो 1 की पावर 4, एंड बाकी जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं वो तो रॉन्ग होने चाहिए, तो उनको आंसर करने के तरीके 14 कितनी बार, 6 बार, तो 14 की पावर 6। रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अगर एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस करेक्ट बोला जा रहा है तो बाकी 6 तो रॉन्ग ही होने पड़ेंगे ना उसके लिए। और हमें सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो कंसीडर तो करने पड़ेंगे बाकी के गलत वाले भी, है कि नहीं। क्योंकि अरे इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये करेक्ट वाले टिक कर दिए हमने, ठीक है, इतने तरीके से, एंड ये रॉन्ग वाले, और हमें दोनों टिक करने हैं, वहां पे करेक्ट वाले को भी टिक करना है एंड रॉन्ग वाले को भी, मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल, इसकी वजह से मल्टीप्लाई, ठीक है। और थर्ड में जो है, थर्ड में पर्टिकुलर 4, मतलब वही 4 क्वेश्चंस गलत है, सही है, गलत है या सही है, करेक्ट है, तो पर्टिकुलर 4 ही है वो, तो वो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वही 4 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे हमेशा। यहाँ पे रैंडमली कोई भी 4 करेक्ट हो सकते थे, लेकिन वहां पे वो फिक्स रहेंगे, 4 क्वेश्चंस फिक्स रहेंगे जो कि करेक्ट है, तो उनको तो आंसर कितने तरीके से किया जाएगा, एक तरीके से। बाकी बचे कितने क्वेश्चंस, 6, तो उनको कितने तरीके से आंसर किया जाएगा, 14 की पावर 6। ये क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या, सेकेंड एंड थर्ड में? यस सर। पर्टिकुलर मतलब वही 4, जैसे मान लो एग्जैक्टली 4 की अगर बात होती तो हम कोई भी 4 ले सकते हैं, मान लो किसी को स्टार्टिंग के 4 लेने तो वो ले सकता है,
किसी को मान लो बाद वाले 4 लेने तो वो ले सकता है, पहले 2 लास्ट वाले 2, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर की अगर बात है तो वही 4, मान लो पर्टिकुलर में हम इनको लेके 1 2 3 4, तो यही 4 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, तो इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यही 4 करेक्ट है एंड बाकी रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा पर्टिकुलर वगैरह वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो वहां पे हमें जो करेक्ट वाले हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सेकंड में हुआ। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओजस, या अभी भी पार्शियल के चक्कर में पड़ा हुआ है तू? बीसीडी अगर करेक्ट नहीं सर, रहेंगे मैं बी समझा टिक सर। करूंगा तो भी वो करेक्ट माना जाएगा। ऐसे नहीं, पार्शियल भूल जा वहां पे। अगर मान लो बीसीडी करेक्ट है तो बीसीडी ही टिक करने पे वो करेक्ट माना जाएगा, अगर दूसरा कुछ टिक करोगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे। यस सर। हाँ। तो देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो पूछ लो। पर्टिकुलर अगर आ रहा है तो क्या करना है, पर्टिकुलर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, वो ध्यान रखना। पार्शियल वाले भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है, तो वो वाले में प्रेडिक्ट करना, अब वो इसके थ्रू तो फिर वो नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि पार्शियल मतलब बी सी डी है, बी टिक करने पे भी वो 1 मार्क्स तो तुम्हें मिलेगा, गलत नहीं माना जाता है वो। तो फिर इससे तो प्रेडिक्ट करना वो मुश्किल है पार्शियल वाला, कि कितने तरीके होंगे, क्या होंगे। टेंसी क्यों नहीं किया? अरे जो करेक्ट वाले हैं वो 4 तो हमने ले ही लिए, अब बचे कितने क्वेश्चंस? 6। तो 6 में से वो जो 6 होंगे 6 के 6 रॉन्ग होंगे ना, तो 66 आएगा। यस सर। वो फिर वो 1 ही आता है उसका आंसर, इसकी वजह से वो सले ये नहीं लिखा है, वरना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 10 में से 4 क्वेश्चंस जो करेक्ट है वो ले लिए, तो उनको आंसर करने के तरीके, बाकी बचे हुए 6 के 6 क्वेश्चंस कैसे रॉन्ग, तो 6 में से 6 सेलेक्ट कर लिया, उनको आंसर करने के तरीके ये ऐड कर लो, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। लिखो, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed by using all the letters of the word history, by using all the letters of the word history by using all the letters of the word history such that first part में no restriction, second part में vowels are together, third में no two vowels are together,
फोर्थ में not all the consonants are together. इसमें वोवेल दो ही आ रहा है ना, ठीक है। अभी उसके बाद है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में है ऑर्डर ऑफ वोवेल्स। ऑर्डर ऑफ वोवेल्स इज सेम। सिक्स्थ में रिलेटिव ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ वोवेल्स इज सेम। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स इज सेम। ये चार तो हमने देख ही लिए ऑलरेडी, बस अब ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ऑर्डर ऑफ वोवेल्स इज सेम and relative order of vowels is same. रिपीटिशन ऐसे इन्हीं लेटर्स की हेल्प से बनाना है, ठीक है वो वर्ड। तो रिपीटिशन की बात यहाँ पे नहीं आएगी। बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स बोला गया है। मतलब इन्हीं 7 लेटर की हेल्प से 7 लेटर वाले वर्ड्स बनेंगे। ये कहना होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर तुम रिपीटिशन की बात करते तो उसमें क्या 7 वाला भी बन सकता है, 8 वाला बन सकता है, 9 वाला, ऐसा तो फिर कितने बन जाएंगे वो। पहले का आंसर, ये पहले 4 तो बता दो फटाफट। फर्स्ट का 7 फैक्टोरियल है, क्योंकि 7 लेटर्स 7 पोजीशन, उन 7 पोजीशन पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल। फिर सेकेंड में वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स तो दो ही, आई ओ, तो उनका एक यूनिट मान लिया। फिर उसके बाद एच एस टी आर वाई, यही है ना बचा हुआ। हाँ, तो टोटल यहाँ पे कितने अब ऑब्जेक्ट्स, 6। इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, एंड इन 2 वॉवेल्स के आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद थर्ड में है नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, तो यहाँ पे वॉवेल्स ही 2 है, ध्यान रखना वॉवेल्स ही 2 है। तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, इसमें ये दोनों वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, तो बचता कौन सा है, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर बचता है ना, क्योंकि 2 ही वॉवेल्स से, ध्यान रखना, या तो वो दोनों एक साथ होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, या तो दोनों एक साथ होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। तो टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, जिसमें दोनों वॉवेल्स एक साथ है।
ऐसे भी लिख सकते हो, या तो गैप मेथड। हाँ, लेकिन ये तब लिखना गलत है जब यहाँ पे 3 वॉवेल्स होंगे। अगर यहाँ पे 3 वॉवेल्स रहते और अगर हम टोटल में से इसको माइनस करते, तो वो आंसर अगर हम इसके लिए लिख रहे हैं नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर के लिए, वो गलत है। फिर वो आंसर किसका होगा? नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर वाला। लेकिन इसमें 2 ही वॉवेल्स है, या तो वो एक साथ होंगे या एक साथ नहीं होंगे, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। और 7 फैक्टोरियल में वो दोनों इंक्लूडेड है। तो 7 फैक्टोरियल में से जब दोनों एक साथ है वो माइनस कर दिया, तो बचता कौन सा है? जब दोनों एक साथ नहीं है, या तो गैप मेथड। गैप मेथड देख लो, पहले H S T R Y इनको बैठा दिया, इनके बीच में गैप 1 2 3 4 5 6 गैप्स है। हमें कितने गैप्स की जरूरत है? 2। हमें तो 2 ही गैप्स की जरूरत है, तो 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 2 ही वॉवेल्स है हमारे पास, तो 2 गैप्स की जरूरत है, तो वो सेलेक्ट कर लिया। अब उन 2 गैप्स में जाके ये वॉवेल्स बैठेंगे, कितने तरीके से उनकी अरेंजमेंट होगी? 2 फैक्टोरियल, एंड इन कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आंसर भी लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? थर्ड वाला क्लियर है क्या? यस सर। और दोनों से देखो आंसर निकालो, फाइनल सेम ही आने वाला इससे एंड इससे। फोर्थ वाले का आंसर फोर्थ वाले में पहले क्या कर लेंगे, जब सारे कंसोनेंट्स एक साथ है वो निकाल लेंगे। ठीक है, सारे कंसोनेंट्स एक साथ है, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। तो टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो नॉट ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, है कि नहीं? अच्छा 5 फैक्टोरियल, 5 है क्या? हाँ 5। तो टोटल में से ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर वाला माइनस कर दिया, तो नॉट ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर ये मिल जाएगा। ये 4 तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर होंगे, या किसी को कोई डाउट है इसमें, इन चारों में? बोलो, इन चारों में किसी को कोई डाउट? निर्मिति, ओम? नो सर। ईशा? No, sir. हर्षिता? नो सर। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लो। अब ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अब ऑर्डर सेम होने का मतलब जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें आई के बाद ही ओ आना चाहिए। मतलब इसमें देखो ऑर्डर क्या है हिस्ट्री में, आई के बाद ओ आ रहा है, आई के बाद ओ आ रहा है, तो यही ऑर्डर वहां पे मेंटेन होनी चाहिए, किसकी? वॉवेल्स की। इसका मतलब आई के बाद ही ओ आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? आई के बाद ही ओ आना चाहिए जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देख लो इसको कैसे करेंगे। अब गैप मेथड एक हमने देख लिया, हमने एक यूनिट बनाने वाली मेथड देख ली। अब ये तीसरे तरीके का क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर सेम हमें रखनी होती है। तो इसमें टोटल कितने प्लेसेस है हमारे पास? 7 प्लेसेस हमारे पास है। आई और ओ को कितने प्लेसेस की जरूरत है? 2। आई एंड ओ को 2 प्लेसेस की जरूरत है, क्योंकि 2 ही कंसोनेंट्स है तो 2 प्लेसेस की जरूरत है। तो 7 में से हम कोई भी 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। 7 में से कोई भी 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब उन 2 प्लेसेस पे उन दोनों की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 2 फैक्टोरियल तरीके से या एक ही तरीके से? सोच समझ के बताओ। हमें क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ कंसो वोवेल सेम। इसका मतलब जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें आई के बाद ही ओ आना चाहिए। तो आई एंड ओ के लिए 2 प्लेसेस की जरूरत थी, हमारे पास 7 प्लेसेस है, तो 7 में से हमने 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए।
तो उन दो प्लेसेस पे आई एंड ओ की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? एक ही तरीके से। एक ही तरीके से, क्योंकि आई के बाद अगर वो आना है तो एक ही तरीके से वहां पे उनकी अरेंजमेंट होगी। बाकी बचे कितने प्लेसेस? 5। वहां पे जाके कौन बैठेंगे? कंसोनेंट्स। और उन 5 प्लेसेस पे कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 5 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। ऑर्डर सेम वाला, जिनकी हमें ऑर्डर सेम रखनी है उनके लिए पहले जितने प्लेसेस की जरूरत होती है वो प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पे उनकी अरेंजमेंट एक ही तरीके से आएगी, क्योंकि ऑर्डर सेम रखना है। वो आपस में अरेंज नहीं हो सकते, मतलब पहले वो आ जाए बाद में आए आ जाए, नहीं, पहले आए ही बाद में हो, मतलब एक ही तरीके से। और बाकी बचे हुए के बारे में फिर सोचेंगे। बाकी बचे 5 प्लेसेस, वहां पे जाके बैठेंगे कंसोनेंट्स। कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। एंड रिलेटिव ऑर्डर मतलब वो एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, उसमें वॉवेल एंड कंसोनेंट की पोजीशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना होता है, पोजीशन को। जैसे ये देख लो, हिस्ट्री में पहले क्या आ रहा है? पहले जो है वो आ रहा है हमारा कंसोनेंट, देन आ रहा है वॉवेल, देन आ रहा है कंसोनेंट कंसोनेंट, वही आ रहा है ना। फिर उसके बाद आ रहा है वॉवेल, देन कंसोनेंट कंसोनेंट। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, मतलब सेकंड पोजीशन पे वॉवेल ही आना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे वॉवेल ही आना चाहिए, बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन पे कंसोनेंट आने चाहिए। ये होता है रिलेटिव ऑर्डर का मतलब जहां पे वॉवेल आ रहा है वहां पे वॉवेल ही आना चाहिए, एंड जहां पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट ही आना चाहिए। ये रिलेटिव ऑर्डर का मीनिंग है। तो इसमें वॉवेल्स के लिए 2 पोजीशन, तो इन 2 पोजीशन पे जाके बैठेंगे वॉवेल्स, कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। एंड कंसोनेंट्स के लिए ये 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, वहां पे जाके बैठेंगे कंसोनेंट्स। तो रिलेटिव ऑर्डर मतलब वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेम होनी चाहिए, मतलब जहां पे वॉवेल आ रहा है वहां पे वॉवेल ही आना चाहिए, जहां पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट ही आना चाहिए। ठीक है। या तो फिर एक काम करना, रिलेटिव मतलब क्या होता है, हम एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं ना, तो पहले पोजीशन को एक रेफरेंस फ्रेम मान के चलो, वहां पे कंसोनेंट आ रहा है, अब उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं हिस्ट्री में, तो उसके बाद आ रहा है वॉवेल, उसके बाद आ रहा है कंसोनेंट कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट कंसोनेंट, पहले के रिस्पेक्ट में देख रहे तो। ऐसे अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके पहले ये कंसोनेंट 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 वॉवेल, ये होता है रिलेटिव ऑर्डर का मीनिंग। मतलब जहां पे वॉवेल आ रहा है वहां पे वॉवेल, एंड जहां पे कंसोनेंट आ रहा है वहां पे कंसोनेंट। क्लियर है ये? तो अभी ये 2 नए फंडे मिल गए, एक तो क्या, ऑर्डर सेम, एंड एक रिलेटिव ऑर्डर सेम। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो आज के इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो उनको एक बार फिर से सॉल्व करके देखना घर पे, मीनिंग समझना हर एक पॉइंट का। ठीक है। अगर किसी में कोई डाउट रहेगा तो कल के लेक्चर में तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक। इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर तो एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। इसमें जैसे इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमें स्टेप देख के समझ में आ जाता था कि हाँ इसमें ऐसा करना पड़ सकता था, लेकिन इसमें वो समझना ही पड़ेगा कि अच्छा ऐसा है, इस तरीके से है, तब जाके ऐसा लिखा गया है। तो दिमाग में होनी चाहिए सारी चीजें, लिखने में तो एक ही लाइन है बस। हाँ क्या बोल रहे हो? अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि रिलेटिव ऑर्डर इज नॉट सेम टू टोटल माइनस आंसर ऑफ क्या 6, हाँ ऐसा हो जाता, सही है।
ठीक है, यस चलो फिर आज के इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में